नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे भूगोल के कक्षा 12वीं के पाठ नंबर 2 यानी आंकड़ों का विश्लेषण को। आंकड़ों का विश्लेषण में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना सारणी यानी टेबुलेशन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में यानी एनालिसिस ऑफ डाटा। विश्लेषण क्या होता है? यानी किसी विषय को इस दृष्टि से पढ़ना कि उसके वास्तविक तथ्य सामने आ सकें, उसे विश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार से आंकड़ों का विश्लेषण होता है कि आंकड़ों को इस दृष्टि से पढ़ना या इस दृष्टि से उसका अध्ययन करना कि उससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें या वास्तविकता तक हम पहुंच सकें। तो हमने देखा सारणियन को, सारणियन के आधार पर ही, श्रेणी के आधार पर ही आंकड़ों का विश्लेषण होता है। और आंकड़ों के विश्लेषण की कुछ विधियां हैं। पहली विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सीरीज है, आंकड़ों की कोई श्रृंखला है, उस पूरी श्रृंखला के बीच में एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला आंकड़ा हमें ढूंढना है जो कि छोटे रूप में हो और पूरी श्रृंखला का या पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व कर सके। जैसा कि यहाँ पर इस सारणी में देख रहे हैं, हरियाणा में जनसंख्या का घनत्व 2011 के अनुसार इसमें 21 जिलों के जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। जनसंख्या घनत्व के 21 जिलों का एक प्रतिनिधि अगर हमें चुनना है तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी जो कि 21 जिलों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 21 जिलों के जनसंख्या घनत्व को जोड़कर अगर हम 21 से भाग दे देते हैं तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा हरियाणा का, जो राउंड फिगर में 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माध्य यानी मीन, मध्यिका मीडियन और बहुलक मोड। इसको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। माध्य भी फिर 3 प्रकार के होते हैं। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन। विश्लेषण की दूसरी विधि है विक्षेपण तथा केंद्रीकरण के माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड कंसंट्रेशन। तो जब हम माध्य, मध्यिका या बहुलक निकालते हैं उससे हम श्रृंखला का एक प्रतिनिधि निकाल लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि वह उस श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कोई एक आंकड़ा कई बार पूरी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रभावित करता है। जैसे कि यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें देश ए, बी और सी के व्यक्तियों की आय रुपीज में दिखाई गई है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि तीनों ही देशों के 9 व्यक्तियों की जो आय है वह 3600 अगर हम इसका औसत निकालते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप निकालते हैं तो यह आ जाता है 400 रुपए। यदि हमने श्रेणियों की रचना देखे बिना केवल औसत पर भरोसा किया होता तो हम यह कह सकते थे कि तीनों देशों का आर्थिक स्तर समान है, किंतु श्रेणी को देखकर जिस वास्तविकता का पता चलता वह यह है कि देश सी में आय की भिन्नता अधिक है और अधिकतर आय कुछ लोगों के हाथ में है। जनसंख्या का अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विक्षेपण तथा केंद्रीकरण के मापों के बारे में पता होना चाहिए। और विक्षेपण तथा केंद्रीकरण के कुछ विधियां हैं मापने की। नंबर 1 है परिसर यानी रेंज, चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन मीन डेविएशन, मानक प्रमाणिक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, सापेक्षिक विक्षेपण रिलेटिव डिस्पर्सन, लॉरेंज वक्र यानी लॉरेंज कर्व, अवस्थिति खंड यानी लोकेशन क्वाड्रेंट। ये सभी विक्षेपण तथा केंद्रीकरण के माप हैं। विश्लेषण की तीसरी विधि है संबंधों के माप, मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। इसको हम सह संबंध भी कहते हैं। प्रकृति में कोई भी परिघटना होती है या कोई भी तथ्य होता है वह दूसरी घटना से या दूसरे तथ्य से प्रभावित होता है। इसलिए 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के बीच में अगर हम तुलना करनी है या हमें उसके बीच में संबंध पता करना है तो उसको हम संबंधों के माप द्वारा या सह संबंध के द्वारा, कोरिलेशन के द्वारा पता करते हैं। यह सह संबंध 2 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कैसे होता है? जब एक श्रेणी में वृद्धि होने से दूसरी श्रेणी में भी धनात्मक वृद्धि होती है तो वह धनात्मक सहसंबंध होगा। ऋणात्मक सहसंबंध कब होता है? जब एक श्रेणी में धनात्मक वृद्धि हो रही है, दूसरी में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। संबंधों के माप की भी कुछ विधियां हैं, जैसे विक्षेप चित्र विधि स्कैटर डायग्राम, बिंदु रेखीय विधि ग्राफिक मेथड डायग्राम, कार्ल पियर्सन की सह संबंध गुणांक विधि को
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन की श्रेणी क्रमांतर विधि यानी स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये विश्लेषण की विधियां हैं जिनको आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके कवर करेंगे। अब बात आती है कि सभी विश्लेषण की विधियों के लिए हमें कुछ श्रृंखलाएं या कुछ श्रेणियों की आवश्यकता पड़ती है। श्रेणियां कौन सी? सांख्यिकीय श्रेणी। सांख्यिकीय श्रेणी किसे कहते हैं? आंकड़ों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न समूहों या सह समूह में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़े जब उचित एवं व्यवस्थित क्रमानुसार लगाए जाते हैं तो उसे अनुक्रमिका या सांख्यिकीय श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से सांख्यिकीय श्रेणी हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, नंबर 1 सारणीयन के द्वारा और नंबर 2 वर्गीकरण के द्वारा। सांख्यिकीय श्रेणी को अगर हम बनावट के आधार पर देखें तो यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी या व्यक्तिगत श्रृंखला जिसको इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे, और नंबर 2 आवृत्ति वितरण श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आवृत्ति वितरण श्रेणी फिर दो प्रकार की होती है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। इन सभी श्रेणियों के आधार पर ही हम विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले आवश्यक हो जाता है कि हम सांख्यिकीय श्रेणी को जानें। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला या व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी वह होती है जब प्रत्येक इकाई या प्रत्येक यूनिट का अलग मूल्य दिया गया हो तो उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जैसा कि आप सारणी 1.1 में देख रहे हैं, मजदूरों को दी गई साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में, तो यहाँ पर सभी की साप्ताहिक मजदूरी दी गई है और उसके नीचे सारणी 1.2 में इसको क्रमांक के अनुसार दिखाया गया है। पहले व्यक्ति की मजदूरी है 60 रुपए, दूसरे व्यक्ति की 87 रुपए, तीसरे व्यक्ति की 92 रुपए। इसी प्रकार से 30 व्यक्तियों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में दी हुई है, तो यह व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण है। दूसरी है आवृत्ति वितरण श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसको जानने से पहले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे आवृत्ति या बारंबारता, तो किन्हीं आंकड़ों के समूह में एक मद कितनी बार आती है अर्थात उस संख्या की कितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसे उस मद की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। उदाहरणतः किसी सारणी में मद 135 की 4 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः 135 की बारंबारता 4 है। नंबर 2 वर्ग या क्लास। यदि मदों या आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तो विभिन्न मदों के मानों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है जिन्हें वर्ग कहते हैं। जैसे 119 से 129, 129 से 139 ये वर्ग हैं। वर्ग आवृत्ति किसी भी एक वर्ग में आने वाले मदों की संख्या को वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिलान रेखा या टेलीबार्स आवृत्ति श्रृंखला की रचना करते समय प्रत्येक वर्ग में पड़ने वाली मद को एक छोटी सी रेखा के द्वारा प्रकट किया जाता है जिन्हें मिलान रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक 4 मिलान रेखाओं के समूह के बाद 5वीं मिलान रेखा उन 4 रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसे गिनकर उस विशेष वर्ग के सामने लिख दिया जाता है। अब देखते हैं खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि भूगोल की मौखिक परीक्षा में से किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। उनके आधार पर हम खंडित श्रेणी किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले जो प्राप्त अंक हैं उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद एक अंक कितनी बार आया है उसको हम मिलान रेखाओं के द्वारा यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यह एक अंक 2 बार आया है या 2 विद्यार्थियों का आया है और विद्यार्थियों की संख्या फिर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं योग आ जाता है इसका 30। यह खंडित श्रेणी का उदाहरण है। नंबर 2 है अखंडित श्रेणी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसे अविच्छिन्न या सतत श्रृंखला भी कहते हैं। अखंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें इकाइयों या मदों का माप निश्चित नहीं होता बल्कि 2 सीमाओं के बीच में होता है। इन सीमाओं को वर्गांतर कहते हैं यानी क्लास इंटरवल कहते हैं। इस श्रृंखला में इकाइयों को वर्गांतरों में रखा जाता है। इन वर्गांतरों में सततता रहती है यानी कॉन्टिन्यूटी रहती है। जहां एक वर्ग समाप्त होता है वहां से दूसरा वर्ग शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्गांतर के सामने उसकी आवृत्ति लिख दी जाती है। जैसा कि इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि 1 से 10 सेंटीमीटर वर्षा की आवृत्ति 10 है, अर्थात 10 दिन ऐसे हैं जब वर्षा की मात्रा 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच हुई है। इसी प्रकार 20 से 30 की आवृत्ति 30 है, अर्थात 30 दिनों में वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर हुई है। अखंडित श्रेणी भी कई प्रकार की होती है। नंबर 1 है अपवर्जी श्रेणी या
एक्सक्लूसिव सीरीज, इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। इसे अपवर्ज्य श्रेणी इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई पद या कोई आइटम किसी वर्गांतर की ऊपरी सीमा के बराबर होता है तो उसे उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि उसे अगले वर्ग में रखा जाता है। जैसे 0 से 10 है, इसमें 0 से 10 तक की सभी मदें शामिल की जाती हैं, किंतु 10 को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि 10 को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। नंबर 2, समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। इसमें वर्गांतर की ऊपरी सीमा अगले वर्गांतर की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, बल्कि वर्गांतर की निचली तथा ऊपरी सीमा से संबंधित दोनों पद वर्गांतर में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे 0 से 9 वर्गांतर में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 3, खुले सिरे वाली श्रेणी। इस प्रकार की श्रेणी में किसी वर्गांतर की कोई सीमा नहीं होती, अतः यह खुले सिरे वाली श्रेणी कहलाती है। खुले सिरे वाले वर्गांतरों की सीमा का मूल्य उनके साथ वाले वर्गांतर के आधार पर अनुमानित कर लिया जाता है। यहाँ आप सारणी के अंदर देख रहे हैं कि पहले वर्ग की निम्न सीमा को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन अगले वर्गों में जो वर्गांतर है वह 10 का है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 0 से 10 और अंतिम जो वर्ग है उसमें 40 से 50 होगा। संचयी आवर्ती श्रेणी यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवर्ती श्रेणी वह है जिसमें आवृत्तियों को वर्गानुसार अलग अलग न रखकर संचयी रूप से जोड़ दिया जाता है, जिस कारण इसे संचयी आवर्ती श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 से 10 जो वर्ग है उसकी आवृत्ति 3 है और संचयी आवृत्ति भी 3 है, लेकिन अगले वर्ग 10 से 15 के वर्ग की आवृत्तियों को यानी 8 को पहले वर्ग की आवृत्तियों यानी 3 के साथ जोड़ दिया जाता है और यहाँ आ जाएगा आपका 11 है। और लास्ट में मध्य मूल्यों वाली श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज कंटेनिंग मिड वैल्यू। इस श्रेणी में वर्गांतरों के मध्य बिंदु तथा आवृत्तियां दी होती हैं, जैसा कि यहाँ आप उदाहरण में देख रहे हैं। तो यह ली आपने जानकारी आंकड़ों के विश्लेषण की। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और इसमें भी समांतर माध्य को हम कवर करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो उसकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।